कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग पढ़ेंगे तरंग गति, वेव मोशन। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सर इस लेसन को समझा दे, तब जो है मजा ज्यादा आ जाए। तरंग गति, तरंग गति, वेव मोशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके पहले वाला लेसन दोलन तथा कंपन पढ़ाया था, वो भी इसी लेसन का एक पार्ट था, लेकिन सही सही तरंग गति का लेसन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। चूंकि तरंग का ये पहला लेसन है, तो इसमें जो है तमाम बेसिक बातें जानकारी देने के लिए मैंने लिखाई है, इसलिए ये लेसन लंबा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, छोटी छोटी परिभाषाएं सिस्टमेटिक वे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले तरंग गति या तरंग है क्या जानो। देखो बेटा, अगर आप मतलब हम सब जल देखते हैं, गड्ढे, तालाब, नदी का, तो आपको शायद पता है कि गड्ढे और नदी या तालाब और नदी के जल में एक जो है बड़ा परिवर्तन होता है, एक बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? नदियों का जल गतिशील जल होता है, गतिमान होता है, वो गति करता रहता है किसी न किसी तरफ। लेकिन तालाब का जल क्या होता है, गड्ढे का जल क्या होता है, स्थिर जल होता है। अगर आप किसी तालाब के बगल खड़े हो जाओ, कहाँ खड़े हो जाओ? तालाब के बगल खड़े हो जाओ, तालाब में लबालब पानी भरा है, और आपको एक पत्थर का टुकड़ा उठाओ और उस पत्थर के टुकड़े को तेजी से तालाब के जल पर फेंको, तो जब आप पत्थर के टुकड़े को तेजी से तालाब के जल पर फेंकते हो, पत्थर का टुकड़ा गति करता हुआ गया। इसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। छपाक की ध्वनि बनती है और उस जल तल पर कहीं गिर जाता है, गिरता है, और जिस जगह गिरता है वो पानी थोड़ा दब जाता है और पानी जो है बहुत तेज वहां पर हिलने लगता है, माने वहां कंपन बन गई, फिजिक्स की भाषा में विक्षोभ। वो कंपन जहां पत्थर गिरा है बनने लगी तेजी तेजी से, और ये कंपन आयुष पांडे बगल वाले अणु भी पा गए। जहां पत्थर गिरा उसके बगल वाले अणु भी कंपित होने लगे, उनके बगल वाले अणु में भी कंपन चला गया, उनके बगल वाले अणु में भी। तुम्हारे जहां पत्थर गिरा वहां के जल अणु तो कंपित हो ही रहे हैं, लेकिन बगल में भी कंपन, फिर बगल में कंपन, फिर बगल में कंपन, फिर बगल कंपन, एकदम अंतिम किनारे तक कंपन जो है लगातार चलती रहती है। जहां पत्थर गिरा वहां कंपन ज्यादा है, उसके बाद कंपन कम तो कम तो कम तो कम तो कम, किनारे तक एकदम कम हो जाता है। ऐसे जल हिलता रहता है, कंपित होता रहता है। तो ये जो कंपन है, जहां पत्थरवा गिरा हुआ से लेकर जल के किनारे तक चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। कंपन के जल में बढ़ते रहने की गति, माने माध्यम में आगे बढ़ते रहने की गति तरंग कहलाती है। इधर क्लियर? तो किसी माध्यम में कंपनों या विक्षोभ के, कंपनों या इसी को क्या कहते हैं? विक्षोभ के आगे बढ़ते रहने की गति क्या कहलाती है? उन्हें ऐसा जोर से बोल दो, उन्हें ऐसा क्या कहलाती है? किसी माध्यम में कंपन या विक्षोभ के लगातार आगे बढ़ते रहने की गति तरंग गति कहलाती है। ठीक है, और तरंगे हम अपनी किताब में या अपनी जानकारी में दो प्रकार की पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। तरंगे दो प्रकार की होती है। अब समझ में आया? किसी माध्यम में विक्षोभ का या कंपन का लगातार आगे बढ़ते रहना ही तरंगत कहलाती है। और तरंगे कै प्रकार की होती बेटा? दो प्रकार की।
तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंगे हमेशा क्या प्रकार की होती बेटा? जितना लिखाए हैं उसे कम समय में खत्म हो जाएगा समझाने में, ध्यान दीजिएगा। तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। इधर क्लियर? और यांत्रिक तरंग माने मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और ये इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, मैग्नेटिक वेव। ध्यान दीजिएगा, जिन तरंगों के संचरण हेतु, चलने हेतु माध्यम की आवश्यकता ना हो, जो बिना माध्यम में चल लेती हो, वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाते हैं। जैसे हम मोबाइल फोन करते हैं, रामलाल के लगे फोन करें, रामलाल जठवारा में बैठा है, तो हमार मोबाइल के जो ध्वनि तरंग है जठवारा वाले मनई के लगे पहुंच जात कि का हिया से जठवारा वाले रामलाल तक कोनो तार लगाए नहीं ना, कोनो माध्यम ना है ना, माने ई तरंग बिना माध्यम चलत बा ना। तो ऐसे ही दूरदर्शन तरंगे, इंटरनेट वाली तरंगे, मोबाइल वाली तरंगे, इन सब तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये सब तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। 12वीं में जाओगे, किसमें? तो एक चाचा मिलेंगे मैक्सवेल, और उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बड़ा भीषण अध्ययन किया है, खोज की है, और आपको एक पाठ पढ़ना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय तरंग नाम का। तो वहां डिटेल में जो है पढ़ेंगे, यहाँ बस परिभाषा डाल ले रहे हैं। परिभाषा क्या हुई बेटा? उन्हें सा जिन तरंगों के संचरण हेतु, जिन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता ना हो, माध्यम की आवश्यकता ना हो, वही तरंगे क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई जरूरत ना पड़े, जो बिना माध्यम के तरंगे संचरित हो, वही तरंगे कौन सी तरंगे कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसा कि आप जान रहे हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे, मोबाइल तरंगे, और हाँ इंटरनेट से संबंधित तरंगे, दूरदर्शन तरंगे, ये सब तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब ऐसी सभी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, वे तरंगे क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे। इतना क्लियर? ऐसी सभी तरंगे जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता हो, वे क्या कहलाती हैं? ध्यान से देखो, जिन तरंगों के संचरण हेतु, तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता हो, माध्यम की आवश्यकता हो, वे तरंगे क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे। समझ में आया बेटा? अभी यांत्रिक तरंगों के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। बस ये जान लीजिए कि ये जो यांत्रिक तरंगे हैं, अध्ययन में सहूलियत के लिए दो भागों में बांट दी गई है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है? ओके बेटा, तो अब यहां ध्यान देने वाली बातें अब आ गई और अब समझना है। ठीक है, समझा दे बेटा? हाँ ध्यान दीजिए इधर। अनुप्रस्थ तरंगे, सबसे पहले जान लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी यांत्रिक तरंगे होती हैं जो केवल ठोस माध्यम में संचरित होती हैं या द्रव के तल पर। माने अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण कैसे होता है बेटा? ठोस माध्यम में हुआ द्रव तल पर, जल ही नहीं कोई भी द्रव हो, द्रव तल पर। ये केवल यही दो जगह चलती है,
जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी, तीनों माध्यमों में इनका संचरण होता है। इनका वीआईपी उदाहरण, अनुदैर्घ्य तरंगों का वीआईपी उदाहरण ध्वनि तरंगे हैं। आवाज से कंप्रेशन के दृष्टिकोण से जान लीजिए कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। यांत्रिक तरंग है, लेकिन कौन सी यांत्रिक तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। इज दैट क्लियर बेटा? तो अब देखो ध्यान से समझो, ये दोनों चीजें समझा रहे हैं। जिन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है वे तरंगे क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कई प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग हमेशा कहां कहां संचरित होती हैं? ठोस माध्यमों में या द्रव के तल पर। इधर क्लियर? अब बच्चों, अगर कभी जल भरा है तालाब में न, पत्थर छपा से गिरा, तो अगर ध्यान से देखो, जो जल है, जल भरा है, जल ऐसे ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, ऐसे ही गति करता है कि नहीं? तो अब ये माध्यम है कि नहीं? और इसमें तरंग बन रही है, नहीं? और ये जो माध्यम के कण है, तरंग जब संचलित हो रही है तो एक बार ऊपर आ रहे हैं और एक बार नीचे, है ना? समझो, ये जल भरा है, तरंग ऊपर आई, तुम्हारे माध्यम की कैसे आई है? लंबवत। फिर नीचे गई, तब भी क्या हुई? माने अगर कभी ऐसी तरंग बने कि तरंगों का संचरण माध्यम के लंबवत हो, तो ऐसी तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। माने जिन तरंगों के संचरण में माध्यम की लंबवत दिशा में कणों का संचरण हो, वही तरंगे क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। जिन तरंगों का संचरण, उन्हें समझना देखो, जिन तरंगों का संचरण माध्यम के लंबवत हो, जिन तरंगों का संचरण माध्यम के लंबवत हो, उन तरंगों को हम कौन सी तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। चित्र बना के दिखाए। जैसे हम जो है चतुर्थांश बना रहे हैं और ये एक्स अक्ष के द्वारा मान लो तालाब में भरे जल की दिशा है, ये लबालब तालाब में जल भरा है, तरंग ऐसे ऊपर नीचे, अप डाउन ऐसे तरंग बनेगी। तो तरंग जब संचरित होगी तो माध्यम के कण ऐसे ऊपर ज्यादा यहां तक जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे नीचे गिरने लगेंगे, फिर एकदम नीचे जो है गिरते ज्यादा यहां तक आएंगे, फिर ऐसे ऊपर चलने लगेंगे, फिर ऊपर की ओर चलते पहले के बराबर नहीं जाएंगे, थोड़ा कम दूर जाएंगे, और फिर ऐसे लौटेंगे, फिर ऐसे। ये कौन सी तरंग संचलित हो रही है? द्रव के तल पर बनी है कि नहीं? इस तरंग की खासियत देखो कि तरंग का संचरण माध्यम के कैसे है? लंबवत है कि नहीं? मान लो लंबवत है कि नहीं, पहले बताओ हमको, लंबवत है कि नहीं? ये माध्यम है, जैसे माध्यम का ये वाला यहां पहुंच गया है, लंबवत है कि नहीं? तो जब इस तरह से तरंगों का संचरण हो तो ये तरंगे कौन सी तरंगे कहलाती हैं? हमसे पूछो, अनुप्रस्थ तरंगे। परिभाषा कैसे दोगे? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनका संचरण माध्यम की दिशा के ऐसे लंबवत हो रहा है कि नहीं? अनुप्रस्थ तरंगों में कुछ और परिभाषाएं। जब ये तरंग संचरित हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक गई है? यहां तक, इसके ऊपर तो जा नहीं पाई है। अब की बार और कम हो गई, देखो ये इस सीन में है, देखो कम है कि नहीं? तो अनुप्रस्थ तरंगों का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, मानी यह दूरी, इतनी दूरी आयाम कहलाती है, ए से लिखी जाती है। परिभाषा क्या बनेगी? अधिकतम विस्थापन, माने ज्यादा से ज्यादा जितना दूर जाए वह एक आयाम। देखा ये कितना है? मान लो 5 से, ये कितना हो? 5 से कम हो कि नहीं? तो ज्यादा ही आएगी, और ये और कम हो क्या है? तो ज्यादा विस्थापन आयाम। अनुप्रस्थ तरंगों में अधिकतम विस्थापन की स्थिति आयाम कहलाती है। और बच्चों,
अनुप्रस्थ तरंगें जब संचरित हो रही है तो धन दिशा और ऋण दिशा दोनों में चल रही कि नहीं? ये सब धन दिशा में चल रही है और ये सब कहां चल रही है? अनुप्रस्थ तरंगों में धनात्मक विस्थापन की स्थिति श्रृंग कहलाती है। ये जो स्थिति है इसे क्या कहेंगे? श्रृंग। इसे क्या कहेंगे? श्रृंग। और ऋणात्मक विस्थापन की स्थिति, ये स्थिति क्या है? ये स्थिति क्या है? गर्त। समझ में आ रही बात? अनुप्रस्थ तरंगों में धनात्मक विस्थापन की स्थिति श्रृंग कहलाती है। धनात्मक विस्थापन की स्थिति क्या कहलाती है? श्रृंग। और ऋणात्मक विस्थापन की स्थिति, परिभाषाएं देखो एक बार फिर से समझो लोग जैसे। जिन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। अध्ययन में सरलता है तो यांत्रिक तरंगें कई प्रकार की होती हैं और यांत्रिक तरंगें जो दो प्रकार की होती हैं वो है अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें मतलब ऐसी समस्त तरंगें जो ठोस माध्यम में या द्रव तल पर संचरित हो। और अनुप्रस्थ तरंगें ऐसी यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनमें तरंगों का संचरण माध्यम की दिशा के अभिलंबवत होता है। ये ट्यू 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 ऐसे। अनुप्रस्थ तरंगों में अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? धनात्मक विस्थापन की स्थिति क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक विस्थापन की स्थिति। यहां से तरंग चली और यहां से यहां तक एक तरंग होती है। ये पूरा उनेसा कितनी है? एक तरंग। ठीक है, यहां से यहां तक एक तरंग, यहां से यहां तक फिर एक तरंग, ये यहां से यहां तक दूसरी तरंग। ठीक है, ऐसे अनुप्रस्थ तरंगें चलती है। और यहां से यहां तक की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। माने एक तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और एक परिभाषा उनेसा, ये पहला श्रृंग है और ये दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। हमसे पूछो क्या बताएगा? दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हुई? तरंग दैर्घ्य। ऐसे ही बेटा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। नहीं समझ लीजिए सब लोग। तरंग दैर्घ्य की क्या परिभाषा बता दिए? 3। पूछो हमसे, कौन कौन पूछो? हाँ पूछ रहे हैं। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। एक तरंग द्वारा चली गई दूरी भी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक। और एक तरंग बनने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। माने यहां तक का टाइम आवर्त काल। या दो क्रमागत श्रृंगों के बीच लगा समय भी आवर्त काल। और दो क्रमागत गर्तों के बीच का समय भी आवर्त काल। इज दैट क्लियर बेटा? उन्हें ऐसा समझ गया? तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य। अब दो क्रमागत श्रृंगों के बीच तरंग द्वारा लिया गया समय आवर्त काल। दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत गर्तों के बीच लिया गया समय। अच्छा, ये क्या है हमेशा? पहली श्रृंग। और ये क्या है? श्रृंग से गर्त के बीच की दूरी λ/2 होती है। और श्रृंग से गर्त के बीच का समय T/2 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? ठीक। तो अब एक बार फिर से बता दें, देखो याद रहिए, सवाल वाला लगाने में काम देगा। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य λ कहलाती है। लगा समय आवर्त काल T कहलाता है। और पहले श्रृंग से पहले गर्त, माने दो क्रमागत श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी λ/2 के बीच लगा समय T/2। तो एक श्रृंग से एक गर्त तक जो है λ/2 दूरी होती है, तक का समय T/2 होता है। लेकिन एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक के बीच की दूरी λ और आवर्त काल T होता है। समझ में आया बेटा? और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। धनात्मक विस्थापन की स्थितियां श्रृंग, ऋणात्मक विस्थापन की स्थितियां इधर क्लियर।
और आपको बता दिए कि आवर्तकाल क्या है और तरंग दैर्घ्य क्या है, आयाम क्या है। तो यहाँ अनुप्रस्थ तरंगों में कई सारी परिभाषाएं जान गई। अब बच्चों ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे, जिन तरंगों का संचरण माध्यम की दिशा में हो, माने जिधर माध्यम बना है उधर ही तरंगों चले, लंबवत न चले, उधर ही चले। जिन तरंगों का संचरण माध्यम की दिशा में हो, जैसे अगर अभी हम यहाँ खीला गाड़ के इसे रस्सी लगाए, इसे रस्सी को तेजी से खींचे रहे या लोहे की पत्ती खींच रहे, उसको इसे झटके से छोड़ दे तो ऐसे ऐसे कंपन होगा। तो माने तरंगों का संचरण माध्यम की दिशा में, इसमें कैसा है, लंबवत। तो देखो जिन तरंगों का संचरण, जिन तरंगों का माध्यम की दिशा में हो, वे तरंगे क्या कहलाती हैं? और बेटा अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसे ऐसे चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे जहां पास पास होती हैं उसे संपीडन कहते हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगे जहां दूर दूर होती हैं उसे विरलन कहते हैं। जैसे इसमें श्रृंग और गर्त होता है, वैसे अनुदैर्घ्य तरंगों क्या होता है, संपीडन और विरलन। अनुप्रस्थ तरंगे जहां पास, अनुदैर्घ्य तरंगे जहां पास पास होते, नजदीक नजदीक, वो स्थिति क्या कहलाती है? और अनुदैर्घ्य तरंगे जहां दूर दूर होती हैं वह स्थिति एकदम इसी तरह से दो क्रमागत संपीडनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इधर क्लियर बच्चों? उन्हें ऐसा नहीं समझ में आया? दो क्रमागत संपीडनों के बीच की दूरी या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य। एक संपीडन से एक विरलन की दूरी लैम्डा बटा दो और समय टी बटा दो, एकदम इसी तरह से बात समझ में आई। और बच्चों तरंगों का आवर्तकाल, श्रृंग, ये सब जान गए। एक सेकंड में जितनी तरंग बनती है वो तरंग की आवृत्ति कहलाती है। अब बच्चों तरंग की चाल बताएंगे। क्या बताएंगे बेटा? तरंग की चाल v का सूत्र होता है, वैसे तरंगों की चाल, तरंग चाल का सूत्र चाहे जो तरंग हो, तरंग चाल v बराबर n लैम्डा आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य या लैम्डा बटा टी तरंग दैर्घ्य बटे आवर्तकाल, ये होता है। किसका सूत्र बता रहे थे उन्हें सा हम? तरंग की चाल का। तरंग की चाल का सूत्र क्या बताया बेटा? v बराबर n लैम्डा या लैम्डा बटा टी। n क्या है? आवृत्ति, माने एक सेकंड में बनी तरंगों की संख्या। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य, और टी क्या है? आवर्तकाल। अब देखो बच्चों, आपने देखा कि अनुदैर्घ्य तरंगे कै माध्यम में संचरित होती हैं? तीन माध्यम में, ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैस। तो इनके तीनों माध्यमों में चाल होगी। तो देखो इधर अनुदैर्घ्य तरंग की चाल कौन कौन माध्यम निकाले मुने साहब? ठोस, द्रव और गैस। गैसीय माध्यम में चाल क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, याद करना है, सूत्र का डेरिवेशन नहीं है। अनुदैर्घ्य तरंगों की ठोस माध्यम में चाल y/d, द्रव माध्यम में चाल b/d, गैसीय माध्यम में चाल b/d। एक मिनट ध्यान सुनो उन्हें सजी। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैस माध्यम में, तीनों माध्यम में चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों का ठोस माध्यम में चाल v बराबर √y/d, जहां उन्हें सा y मतलब उस माध्यम का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, d मतलब उस माध्यम का घनत्व, और द्रव माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल b/d, b उस माध्यम का आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक और d उस माध्यम का घनत्व। प्यारे बच्चों, गैसीय माध्यम में भी अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल का सूत्र v बराबर √b/d होता है। तो इस तरह से ठोस, द्रव और गैस
माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल का सूत्र हो गया। अनुदैर्ध्य तरंग की चाल का वीआईपी, अनुदैर्ध्य तरंग का वीआईपी उदाहरण क्या बताया मैंने? ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, यहां उदाहरण दिया था। तो ये ठोस में भी संचरित होती होंगी, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस में ध्वनि तरंगों की चाल ये, द्रव में ध्वनि तरंगों की चाल ये, और गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल ये। और बच्चों कैलकुलेशन किया गया है कि ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, ठोस द्रव गैस किसमें चलती है? ठोस द्रव गैस। गैस माने वायु में चाल 332 मीटर पर सेकेंड लगभग, द्रव माध्यम में 1056 मीटर पर सेकेंड लगभग, और ठोस माध्यम में 5012 मीटर पर सेकेंड लगभग। माने ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? ठोस में 5012 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे एक लड़का रेलवे, अब इसको चेक कर सकते हो, रेलवे जो पटरी होती है क्या होती है बेटा? देखे तो हो गए ही सब लोग। रेलवे पटरी है, एक लड़का दूर कहीं हथौड़ा लेके रेलवे पटरी बैठ जाए, और एक लड़का ऐसे हमारी तरह खड़ा रहे दूर, एक लड़का पटरी पर कान लगाए रहे। जैसे ही वो पटरी पर हथौड़ा पटकेगा, सबसे पहले ध्वनि किसको सुनाई देगी जान रहे हो? जो कान लगाए रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तरंग जो है लोहे में होके आ रही है, ठोस में होके आ रही है, और उसकी चाल 5012 मीटर पर सेकेंड है। और जो हवा में खड़ा है उसको थोड़ा कुछ पल बाद सुनाई देगा। तो बच्चों ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का वीआईपी उदाहरण होती है, और ये कंपटीशन के दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण है। टेट वगैरह की परीक्षा में पूछा जाता है। ध्वनि तरंगों की चाल अधिक होती है पीतल, ऐसे उदाहरण दे देगा चार ऑप्शन, पीतल, हाइड्रोजन, जल, पेट्रोल। तो अब आप समझ रहे हो पीतल में ज्यादा होगा क्योंकि वो ठोस है, ठीक? तो ऐसे ही फंसाता है आपको। तो याद रहे ध्वनि तरंगों का संचरण ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में होता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इसलिए इनका ठोस माध्यम में वेग कितना होता है सर? 5012 मीटर पर सेकेंड। द्रव माध्यम में क्या होता है? 1056 मीटर पर सेकेंड। गैसीय माध्यम में क्या होता है? अब अनुप्रस्थ तरंगों के वेग के बारे में उनेसा जी चर्चा करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यम या द्रव तल पर बनती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों की चाल ठोसों में v बराबर √η/t क्या होती बेटा? अनुप्रस्थ तरंगों की चाल ठोस माध्यम में v बराबर √η/t। ईटा/t का मतलब ईटा है उस माध्यम का दृढ़ता गुणांक, और d है उस माध्यम का घनत्व। तो याद ही तो करना रहेगा उन्हें सर। और जैसे आप जो है लास्ट में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तनी हुई डोरी, कोई अगर डोरी हो या पत्ती हो तो उसमें भी जब जो है अनुप्रस्थ तरंगे बनती हैं तो उसमें ध्वनि तरंगों की चाल v बराबर √t/m होता है। क्या होता है बेटा? जैसे हमें याद है वैसे आप लोगों को भी याद रहे। तो t का मतलब डोरी में तनाव बल, m का मतलब डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, m/m। तो ये बच्चों आपके सामने हमने फिर से एक बार समझा देना है कि किसी माध्यम में कंपनों या विक्षोभ के आगे बढ़ते रहने की गति कौन सी गति कहलाती है? और जैसे कि आप जान रहे हैं तरंगे कई प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऐसी समस्त तरंगे जिनका संचरण माध्यम में होता हो यांत्रिक तरंग कहलाती है। और ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। जिन तरंगों का संचरण माध्यम की दिशा में हो वे तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, जिनमें संपीड़न और विलयन होता है। और अनुदैर्ध्य तरंग ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में बनती हैं। जिन तरंगों का संचरण माध्यम के दिशा के लंबवत हो वे तरंगे क्या कहलाती हैं? और अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण ठोसों में और द्रव तल पर होता है। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल v बराबर √η/t,
या √T/m तनी हुई डोरी में होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में धनात्मक विस्थापन की स्थितियां श्रृंग, ऋणात्मक विस्थापन की स्थितियां गर्त, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी या एक तरंग द्वारा तय दूरी, तरंग दैर्घ्य और लगा समय आवर्तकाल, 1 सेकंड में बनी कुल तरंगों की संख्या आवृत्ति, और एक तरंग से दूसरे तरंग गर्त तक की दूरी λ/2 समय T/2। ये सब क्लियर हो गया। दो क्रमागत संपीड़नों या विलयनों के बीच की दूरी भी इसी तरह से तरंग दैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे माने जिन तरंगों का संचरण माध्यम के अनुदिश हो, जैसे ध्वनि तरंगे, और ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में बनती है, और इनका ठोस में वेग ये, द्रव में ये और गैस में ये होता है। ध्वनि तरंगों का तीनों माध्यमों में वेग ये होता है, जबकि ध्वनि तरंगे आप जान रहे हो अनुदैर्घ्य तरंगों का वीआईपी उदाहरण है, तो इसलिए ध्वनि तरंगों का वेग अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से निकाला। तो अब हम वहीं पर डिस्कस करने जा रहे हैं।